हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। आगे देखते हैं हम कोष्टक का तीसरा कोष्टक कौन सा होता है। तीसरा कोष्टक होता है सर्पाकार कोष्टक। क्या होता है? सर्पाकार कोष्टक होता है। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसका उपयोग वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने से होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं तथा जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसको हम। इसका उपयोग वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने से होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं। ठीक है, तथा जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हम आएंगे। अब कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को हमने पढ़ लिया। अब आगे आते हैं हम। अगला अपना 9 नंबर पे क्या है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह को हम सिंगल इन्वर्टेड कामा या फिर डबल इन्वर्टेड कामा से हम दिखाते हैं। ठीक है, ये गलत बन गया, इसको सही बनाते हैं ऐसे। फिर डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इनको 2 रूप में लिखा जाता है। कौन सा रूप है? पहला रूप है, अभी हम आपको बताया कि इसको लिखने के लिए 2 चिन्ह होते हैं। पहला एकल उद्धरण चिन्ह। पहला एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कामा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये इसके बारे में जानते हैं। और फिर दूसरा है दोहरा, या इसको हम युगल कहते हैं। युगल उद्धरण चिन्ह।
वितरण चिन्ह, जिसे हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा ये चिन्ह सही से नहीं बना है क्योंकि अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है इतनी अच्छी। तो चलिए फिर अब आगे पढ़ते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर में हम विवरण या आदेश चिन्ह को पढ़ेंगे। हम 10 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? विवरण या आदेश चिन्ह। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आदेश चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। इसमें क्या है? इसे दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, कि कृपया नियमों का पालन करें। ठीक है, तो यहाँ आदेश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम 11 नंबर, पुनरुक्तिक सूचक चिन्ह। पुनरुक्तिक सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं हम। एक ही शब्द या वाक्य को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं हम। एक ही शब्द या वाक्य को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए उदाहरण में हम इसको देखते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ लिखे, वस्तु का नाम कोई लिखते हैं। जैसे हम वस्तु का नाम और यहाँ हम उसका वजन लिखेंगे। जैसे हमने लिखा सेब। सेब हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 kg, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे अनार। अब अनार को हम फिर 3 kg लिखने से बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का हम प्रयोग ऐसे यहाँ पे कर देते हैं। अनार, फिर दाल, इसको भी हम ऐसे ही इस चिन्ह का प्रयोग ऐसे ही करते रहते हैं कि हमें एक ही चीज़ बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम 12 नंबर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, ठीक है। इसे हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह को हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओ के बाद ब के बाद यू, ठीक है। ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह का। इसे हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह को हम प्रदर्शित करने के लिए या तो हम प्लस 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 ऐसे लिखते जाते हैं, या फिर कामा कामा मतलब डॉट 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 ऐसे करके हम इसको लोप चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब वाक्य में कुछ बातें छोड़कर आगे की बात लिखना हो तब लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जैसे हम किसी वाक्य में बीच में कुछ छोड़कर आगे उसके लिखना हो तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसको। जब वाक्य में कुछ बातें छोड़कर आगे की बात लिखना हो तब लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे रघुकुल रीति फिर डैश 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 पर वचन न जाए, ठीक है। ऐसे इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जब वाक्य में कुछ बातें छोड़कर लिखनी होती हैं। जैसे अभी ये पूरा वाक्य हम बोला जाए तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब बीच में कुछ बातों को हमको छोड़ के लिखना है तो हमने लोप चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह।
क्या पढ़ेंगे हम? पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। ठीक है, इसको हम डैश की तरह ऐसे दिखाते हैं, जो ये नीचे होता है, नीचे लगा रहता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पाद चिन्ह का प्रयोग वाक्य में जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको दर्शाने के लिए, उनको इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं इसको भी। जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें हम गोदान के नीचे अंदर वो कर देते हैं, हम पाद चिन्ह लगा देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि हम गोदान को इसको हम महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हम इंगित कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, दीर्घोच्चारण चिन्ह पढ़ते हैं हम। देखते हैं दीर्घोच्चारण चिन्ह। ठीक है, इसको हम यस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में जो प्लुत स्वर होते हैं, हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। ये उदाहरण से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने ओम लिखा था। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये हमारा प्लुत स्वर है। ठीक है, इसी को हम दीर्घोच्चारण, इसको हम दीर्घोच्चारण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला
16 नंबर पाद बिंदु। पाद बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु होता है जिसको हम ऐसे की मात्रा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक बिंदु से। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। इसको नुक्ता चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, यह अरबी फारसी में चलता है। यह, ठीक है, यह अरबी फारसी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे हम क लिखें, क के नीचे ऐसे बिंदी लगा जाती है, ख के नीचे, ग के नीचे, ऐसे ही इसे ही हम पाद बिंदु कहते हैं। हिंदी में अब इसका प्रचलन समाप्त हो गया है। ठीक है, हिंदी में इसका चलन समाप्त हो गया है। अब इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, पाद बिंदु का प्रयोग अब हिंदी में नहीं होता है। अब आगे देखते हैं हम। आगे हम 17 नंबर देखेंगे। हंसपाद, या हंसपाद को हम त्रुटि बोधक बोलते हैं। हंसपाद हंसपाद या त्रुटि बोधक। ठीक है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जब कई बार लिखते लिखते कोई अक्षर या पद छूट जाता है, तब नीचे इस हंसपाद का प्रयोग करके दिखाकर इस प्रकार इसका प्रयोग या इसको दिखाकर ऊपर शब्द या वाक्य लिखा जाता है। जैसे जैसे देखते हैं हम कि जब कोई जब कई बार लिखते लिखते कोई अक्षर या पद छूट जाता है, तब नीचे हंसपाद इस प्रकार का चिन्ह दिखाकर ऊपर शब्द या वाक्य क्या होता है? लिखा जाता है। ऊपर शब्द या वाक्य लिखा जाता है। ठीक है, आइए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे हम लिखते हैं रामचरित मानस रचयिता तुलसीदास हैं। तो हम यहाँ एक अक्षर लिखना यहाँ हम भूल गए हैं। क्या है वो? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो के को लिखने के लिए हम हंस पात का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर के हम लिख देंगे। ऐसे हम इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आगे हम वो विराम चिन्ह के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। चलिए ठीक है।